चलिए आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे पक्का, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है ज्योग्राफी का? संसाधन एवं विकास, है ना। संसाधन एवं विकास। देखते हैं कि पहले संसाधन होता क्या है। ज्योग्राफी जिनको अभी तक हार्ड लगता था ना, आज के बाद हार्ड नहीं रहेगा, एकदम मस्ती करते हुए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ध्यान देंगे। संसाधन क्या होता है, इसमें देखिए दो चीजें इसमें है, संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले जानते हैं कि संसाधन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है इसमें कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? संसाधन। अब सवाल यहाँ पे है कि प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी यानी आज के समय में टेक्नोलॉजी, देखते हैं। यानी कहता है इसमें कि क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है ना, तथा जिसे बनाने के लिए क्या होता है? प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? संसाधन कहेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है, क्या कहलाएगा? आपका संसाधन कहलाएगा। अब यहां पर देखिएगा, क्या हम लोग सभी वस्तुओं को संसाधन कह सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं, केवल वही वस्तु संसाधन कहलाएगा जो हमारे लिए उपयोगी है। अब देखिए ना, प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी मौजूद है जिनका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी वस्तुएं संसाधन नहीं कहलाएगी। वो वस्तु जिसका उपयोग हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना, या जिसका उपयोग हम लोग भविष्य में करेंगे, वो क्या कहलाएगी? आपकी संसाधन कहलाएगी। अब हमको पता है कि किसी स्थान पर सोना की खान है, ठीक है ना, उसको निकालने का हमारे पास जो है ना तरीके मालूम नहीं है। अगर तरीका मालूम है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या है? क्या हमारा संसाधन है वो? तो बोलेंगे नहीं है। तो संसाधन किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्या है? वर्तमान में उपयोगी है या भविष्य में उपयोगी होगा, वो क्या होगा? संसाधन कहलाएगा, ठीक है। तो संसाधन का सबसे आसान डेफिनेशन क्या बोलेंगे? प्रकृति में उपस्थित वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा, ठीक है ना। इसी पे पता है, इसी पे एक महान विद्वान जो है, जिनका नाम पता क्या है? जिनका नाम था जिम्मरमैन, याद रखिएगा, जिम्मरमैन। इन्होंने पता क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बना करते हैं। याद रखिएगा, इनके कथन पर आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है, यह किनका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बना करते हैं? तो याद रखेंगे जिम्मरमैन, इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं। अब कोई भी वस्तु आपके प्रकृति में उपलब्ध है, क्या अपने आप संसाधन बन जाएगी? नहीं, उसको संसाधन बनाना पड़ता है। कैसे? जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो संसाधन नहीं बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग संसाधन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो संसाधन के वर्गीकरण जो होते हैं उसका आधार आपका 4 है, ध्यान दीजिएगा। अब ये भी वस्तुनिष्ठ बन सकता है कि संसाधन के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, तो क्या बोलेंगे? 4 आधार है। अब वो कौन कौन से आधार हैं, ध्यान देंगे। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर क्या आपका होगा? तब बोलेंगे जैव और अजैव, ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं, तो क्या बोलेंगे? जैव और अजैव। अब जानते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है, ठीक है ना। जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है? देखिए, जैव संसाधन किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वैसे संसाधन जो हमें जीवमंडल, यानी कह सकते हैं वे संसाधन या ऐसे संसाधन जो क्या होता है? सजीवों से प्राप्त होता है। किससे? सजीवों से प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि प्रकृति में 2 प्रकार की चीजें, वस्तुएं मिलती है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। तो अगर संसाधन अगर आपको सजीवों से मिल रहा है तो उसको जैव संसाधन कहेंगे, और अगर संसाधन अगर आपको निर्जीवों से मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन बोलेंगे। क्लियर है ना। यानी याद रखेंगे, अगर पूछा जाए
प्रश्न कि जैव संसाधन क्या है, तो क्या बोलेंगे, ऐसे संसाधन जो सजीवों से मिलता है उसको क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और ऐसे संसाधन जो निर्जीवों से मिलता है उसको क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन। जैव यानी सजीव, अजैव यानी निर्जीव, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब बोलेंगे इसमें एग्जांपल में मनुष्य है, क्या मनुष्य जैविक संसाधन है, बोलेंगे बिल्कुल। मनुष्य खुद एक संसाधन है, यानी मनुष्य जो है ना संसाधन को बनाता भी है ना, और उसका उपयोग भी करता है, और हम लोग खुद एक संसाधन है। अब बोलेंगे कैसे, हम लोग संसाधन कैसे हैं, तो देखिए हम लोग जो है ना किसी दूसरे के काम आते कि नहीं आते हैं, आते हैं ना। हम लोग मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यक्ति है, वो कहता है कि हमको 10 गो बोड़ा, जो 50 किलो का बोड़ा है उसको यहां से वहां तक ले जाना है, तो क्या होता है, वो किसी व्यक्ति का सहारा लेता है। तो बताइए हम लोग संसाधन के रूप में काम आए कि नहीं आए। दूसरा से याद रखेंगे कि मनुष्य जो होता है ना है वो खुद एक संसाधन है, सोच लीजिए। इसलिए पता है मनुष्य को सबसे उत्कृष्ट संसाधनों में से एक माना गया है, याद रखिएगा, मनुष्य को सबसे उत्कृष्ट संसाधनों में से एक माना गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि मनुष्य संसाधन को बनाता भी है, संसाधन का उपयोग भी करता है, और मनुष्य खुद एक संसाधन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रकृति में सबसे उत्कृष्ट संसाधन कौन है, तो क्या बोलोगे, मनुष्य। क्यों है, क्योंकि मनुष्य संसाधन को बनाता भी है, उसका उपयोग भी करता है, और मनुष्य खुद एक संसाधन है, इसीलिए, ठीक है ना। यह बात क्लियर हो गई। अब प्राणी जात, प्राणी जात में क्या आपके आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जंतु, वो भी क्या है, वो भी आपका एक जैव संसाधन है, क्योंकि उसमें भी क्या है, जान होता है, सजीव भी है। अच्छा, पेड़ पौधे भी जैव संसाधन है, बोलेंगे बिल्कुल है, पेड़ पौधे भी क्या है, जैविक संसाधन में ही आपके आते हैं, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे जैव संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जो किससे मिलते हैं, सजीवों से मिलते हैं, क्या कहलाएगा, जैव संसाधन। अब आते हैं थोड़ा सा अजैव पर। अजैव क्या होता है, ऐसे संसाधन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलता है। निर्जीव जिसमें जान नहीं होता है ना, निर्जीव यानी क्या, जिसमें जान नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन बोलेंगे। क्लियर, याद रखेंगे इतना। देखें इसमें क्या आपको आएगा, चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, यानी पृथ्वी के अंदर उपस्थित ऐसे संसाधन जो सजीवों से नहीं प्राप्त होते हैं बल्कि निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। अब आपको पता होगा चट्टान का निर्माण सजीव से होता है, बोलेंगे नहीं। क्या आपके जो लोहा होता है या एल्यूमिनियम होता है या सोना होता है या चांदी होता है, जो कि आपको खनिज और अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं जमीन के अंदर से, क्या वो सजीवों से मिलते हैं, तो बोलेंगे नहीं। हाँ, अगर पूछा जाए कि कोयला पेट्रोलियम सजीवों से मिलता है, तो बोलेंगे बिल्कुल, सजीव के मरने के बाद मिलता है, वो भी उसके अवशेष से मिलता है ना। तो याद रखेंगे, वो हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, जब अनवीकरणीय पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे। तो याद रखेंगे कि अजैव, सिंपल याद रखेंगे, अजैव संसाधन यानी कौन सी, ऐसे संसाधन जो निर्जीव से मिलेगा, सिंपल, जिसमें जान नहीं है, ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर है। संसाधन के वर्गीकरण का आधार कितना है, 4। पहला उत्पत्ति के आधार पर हो गया जैव और अजैव। जैव यानी क्या, सजीवों से मिलने वाला संसाधन, अजैव यानी क्या, निर्जीवों से मिलने वाला संसाधन। अब आते हैं सेकंड आधार, क्या है, समाप्यता। क्या है, समाप्यता, ध्यान दीजिएगा, समाप्यता के आधार पर। अब बोलेंगे समाप्यता के आधार पर क्या होता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, इसके आधार पर हम बात करते हैं तो 2 प्रकार का होता है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आने वाला समय में समाप्त हो सकता है, अगर हम लोग उसका निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकता है। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसका हम लोग कितना भी उपयोग करें, वो जो है प्रकृति से कभी समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे बताइए, हवा कभी खत्म हो सकता है, नहीं। सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल नहीं। जल हो सकता है खत्म, बिल्कुल नहीं। सोचिए, पढ़े होंगे आप लोग, याद रखिएगा, जल चक्र। जल चक्र क्या होता है, बरसात होती है, धरती पर क्या होता है, पानी गिरता है, फिर आपका ग्राउंड वाटर के रूप में, फिर क्या होता है, सतही जल के रूप में क्या होता है, वो स्टोर होता है। गर्मियों में क्या होता है, वो वाष्प बन के उड़ता है, फिर क्या होता है, वो बादल बनता है, फिर उसका संघनन होगा, फिर नीचे आएगा। तो क्या ये जल समाप्त हो रहा है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से हवा है ना, हम लोग CO2 छोड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को ग्रहण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रही है ना, फिर क्या हो रहा है, पेड़ पौधे क्या दे रहे हैं हमको, ऑक्सीजन दे रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, पेड़ पौधे क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या हो रही है, निरंतर चल रही है।
तो ये सब क्या है, ये सब कभी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। जब तक पृथ्वी है तब तक ये सब रहेगा आपका, जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य है आपका, है ना, ये कह सकते हैं जब तक सूर्य है तब तक पृथ्वी है, ये सब चीजें। तो ये सब क्या है आपका नवीकरणीय में आएगा। तो समाप्यता के आधार पर कितने होते हैं आपके, दो, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अक्षयकारी। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग अक्षयकारी, यानी ऐसे संसाधन जिसका क्षय पॉसिबल नहीं है, कितना भी उपयोग करते रहो कभी समाप्त नहीं होगा, अक्षयकारी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और अनवीकरणीय क्या होता है, इसको बोलेंगे हम लोग क्षयकारी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षयकारी संसाधन क्या है, तो बोलोगे ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त न होते हैं और क्या होते हैं, प्रकृति में उपस्थित रहते हैं हमेशा के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नवीकरणीय। जैसे देखिए वे संसाधन जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी चाहे आप भौतिक विधि से, चाहे रासायनिक विधि से, चाहे किसी भी यांत्रिक विधि से जिस संसाधन को हम लोग दोबारा उपयोगी बना सकते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, नवीकरणीय बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में आपको है, वायु है, जल है, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब आपका नवीकरणीय संसाधन है। यह तो बात समझ में आपको आ रही है। अगर परिभाषा पूछ लिया जाए कि नवीकरणीय संसाधन से क्या समझते हैं, तो सिंपल बोलेंगे वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, अक्षयकारी या नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय पर देखिए अनवीकरणीय किसको बोलते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय कहेंगे जो क्या होगा, जिन्हें हम एक बार उपयोग में लाने के बाद क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोगी नहीं बना सकते हैं। यानी अगर एक बार उपयोग कर लिए ना, तो उसको हम लोग दोबारा उपयोगी नहीं बना सकते हैं। यानी इसको हम लोग इस भाषा में भी कह सकते हैं, ऐसे संसाधन जो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि जो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनवीकरणीय संसाधन। इसलिए चूंकि ये समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हम इसको क्षयकारी भी कहेंगे। क्षयकारी माने इसका क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आपके आएंगे, इसमें आपको आ जाएगा जीवाश्म ईंधन, जिसमें आपको आता है कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस, इसमें आपको खनिज आ जाएगा। ये सारे क्या आपके मिलेंगे, ये सारे मिलेंगे आपके अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, देखिए तो आपका समाप्यता के आधार पर तो आपका हो गया, समाप्यता के आधार पर क्या आपका हो गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी किस पर किसका अधिकार होगा, इसके आधार पर बात करते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें आपको आता है व्यक्तिगत, जिस पर किसी एक व्यक्ति का, किसी निजी व्यक्ति का, यानी किसी एक व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है। फिर देखिए सामुदायिक, जिस पर क्या, पूरे समुदाय का, अगर हम एक गांव की बात करते हैं तो पूरे गांव का उस पर अधिकार होगा, वो क्या होगा, सामुदायिक। और जब किसी एक व्यक्ति का किसी वस्तु पर या किसी संसाधन पर अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिगत बोलते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय आपका होता है जिस पर राष्ट्र का, यानी आपके, जैसे हमारा देश भारत है, अगर भारत का किसी संसाधन पर अधिकार है, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा आपका, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना। फिर क्या होता है अंतरराष्ट्रीय, यानी देश विदेश का जिस पर क्या हो, अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत में क्या आपको आएगा, तो देखिए वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी जिसका स्वामित्व में क्या चीज, जिसका मालिकाना हक, जिसका मालिकाना हक क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति यानी किसी खास एक व्यक्ति के पास रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग घर की बात करते हैं, तो घर पर किसी एक व्यक्ति का क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का मालिकाना अधिकार होता है, कि पूरे गांव का उस पर अधिकार हो जाता है, ऐसा नहीं ना है, याद रखिएगा। फिर जमीन की बात करते हैं, जमीन पर भी क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का क्या होता है, उस पर अधिकार होता है। अगर हम अपने मोबाइल फोन की बात करते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन पर क्या होगा, हमारा ही अधिकार होगा। अगर हमारे पास कार है तो उस कार पर क्या होगा, हमारा अधिकार होगा, है ना, जाहिर सी बात है।
उसी प्रकार से और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो याद रखेंगे कि वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का क्या हो, अधिकार हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, याद रखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। फिर देखिए सामुदायिक में क्या आपको आएगा, तो सामुदायिक में क्या बताए थे अभी जस्ट बताए हैं, जिस पर पूरे गांव का अधिकार हो, ठीक है ना, जिस पर क्या हो, पूरे गांव का अधिकार हो। देखिए गांव यानी समुदाय कर सकते हैं हम लोग। देखिए वैसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, यानी कह सकते हैं कि अगर एक गांव है ना, तो गांव के सभी लोग उस संसाधन का उपयोग करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर गांव में अगर स्कूल है तो उस स्कूल में उस गांव के सभी जाति वर्ग के लोग क्या होंगे, बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति वर्ग के बच्चा ही क्या होगा उस स्कूल में पढ़ेगा, ऐसा नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। अगर उस गांव में अगर सामुदायिक भवन है तो उसका उपयोग क्या होगा, गांव के हर एक वर्ग के लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उस गांव में सड़क है तो उस सड़क का उपयोग सब लोग करेंगे, है ना। तो ये सब किस में आपको आएगा, सामुदायिक में आएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय की बात करते हैं। राष्ट्रीय हम क्या बोलते हैं आपको, राष्ट्रीय में कि जिस पर आपके किसी एक देश का अधिकार होगा, ठीक है ना, किसी एक देश का अधिकार होगा, किसी एक राष्ट्र का अधिकार होगा। देखिए वैसे संसाधन जो किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, क्या बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि हमारे देश की सीमा के भीतर जितने संसाधन उपलब्ध होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले क्लास में कहां तक पढ़ा था, है ना, समाप्यता पढ़ चुके थे ना जी। समाप्यता में क्या क्या था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है ना। उसके बाद क्या था आपका स्वामित्व, है ना। स्वामित्व के आधार पर क्या क्या था आपका, तो स्वामित्व के आधार पर थे आपके क्या क्या थे आपके, बताइए, निजी था, सामुदायिक था, राष्ट्रीय था और अंतरराष्ट्रीय। निजी किसको बोलते हैं, जिस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना अधिकार होता है, यही ना है। और दूसरा क्या होता है सामुदायिक, जिस पर पूरे समुदाय का, या कह सकते हैं कि एक गांव है ना, एक गांव में पूरे गांव का जिस पर अधिकार होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सामुदायिक। उसके बाद क्या था आपका राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में क्या होता है, किसी एक देश का अधिकार होगा। और हम आगे बात करते हैं किसकी, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कि वे संसाधन जो किसी एक देश की सीमा में नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश की सीमा के भीतर होगा। अगर एक देश की सीमा के भीतर अगर होता और जिस पर किसी एक देश का अधिकार होगा तो फिर राष्ट्रीय हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे कि जिस संसाधन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो बल्कि क्या हो, संपूर्ण देश का अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे देखिए वायुमंडल, बताइए वायुमंडल पर किसी एक देश का अधिकार है, उसमें जो उपस्थित हवा है उसका उपयोग सब लोग कर सकता है, हर एक देश के लोग कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भारत वायुमंडल अलग है और ऑस्ट्रेलिया वायुमंडल अलग है, ऐसा नहीं ना है। उस पर क्या है, सभी देशों का क्या है, अधिकार है। उसी प्रकार से क्या होता है समुद्र, पता आपको होगा, समुद्र में 200 नॉटिकल मील, है ना, 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है उस पर क्या होता है, किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार होता है, यानी किसी देश का अधिकार होता है। लेकिन 200 के बाद हम बात करते हैं तो उस पर क्या होता है, पूरे देश का अपना अपना क्या होता है, अधिकार होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, समुद्र में जो होता है ना, है आपका खुला समुद्र जो होता है पूरा आपका, वो क्या होता है, वो भी आपके अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। लेकिन हाँ, एक अगर दायरा अगर निश्चित कर दिया जाए कि 200 नॉटिकल मील तक, तो क्या होगा, या चलिए हम 200 मानते हैं, 200 नॉटिकल मील तक क्या होगा, वो आपका क्या होगा, हमारे देश की उसमें परिसंपत्ति होगी, उस पर हम क्या कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, उससे पेट्रोलियम को उत्खनन कर सकते हैं, या और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। फिर देखिए अंतरिक्ष जो होता है, देखते हैं अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भारत के वैज्ञानिक भी भेज सकता है ना, अमेरिका का साइंटिस्ट भेज सकता है। तो उस पर किसी का अपना अधिकार नहीं है। तो बस इतने ध्यान देना है कि वे संसाधन जो किसी देश की सीमा के अंदर न हो, जिस पर सभी देश का क्या हो, अधिकार, उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय। फिर देखते हैं संभावी क्या होता है, संभावी बोलो या क्या बोल सकते हैं, संभाव्य, संभावी या क्या, संभाव्य, ये क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वे प्राकृतिक संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो है परंतु तकनीकी, आर्थिक एवं अन्य कारणों से वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी हमारे पर्यावरण में उपस्थित तो है, लेकिन मेरे पास
मेरे पास तकनीक की कमी से, या हो सकता है कि पैसे की कमी से, या कोई और कारण से हम उसका वर्तमान में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उपस्थित है लेकिन मेरे पास उसको निकालने के लिए तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं ना, वो नहीं है ना। मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, या कोई और कारण हो सकता है। अगर इन सब के कमी से हम किसी संसाधन का उपस्थित होने के बाद भी उपयोग नहीं कर पाते हैं तो क्या कहलाएगा आपका संभाव्य संसाधन। जैसे देखिए, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को खोजा गया है, यानी उसके स्रोत खोजे गए हैं कि हाँ, राजस्थान में, गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। लेकिन बताइए, आज जो है ना, हम लोग राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को हम लोग विकसित किए हैं? नहीं। कारण क्या है? कारण इसका है कि हमारे पास उसको विकसित करने के लिए तकनीक नहीं है ना। हमारे पास क्या है, आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। तो ये चीजें होती है कि पर्यावरण उपस्थित तो है लेकिन उसको विकसित करने के लिए तकनीक मेरे पास नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या कोई और कारण हो सकता है। तो ये होता है कि आपका संभाव्य। संभाव्य माने कि संभावना है कि आने वाला समय में हम उसका उपयोग करेंगे लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं कर पा रहे हैं। फिर देखिए, विकसित संसाधन क्या होता है? देखिए, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। हाँ, कहा गया है कि हाँ, आप इसका इतना ही उपयोग कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा उपयोग कर लीजिएगा ना तो फिर इसका प्रकृति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या हो सकता है कि आने वाला समय में ये आपके लिए क्या होगा, उपलब्ध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर बताइए कि जरूरत से ज्यादा अगर बिजली का उपयोग कर लीजिएगा, अगर सब बिजली का आप ही उपयोग कर लीजिएगा तो आपकी आने वाली जनरेशन उसका उपयोग कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से जल आपूर्ति होती है। हम लोग कहते तो हैं कि सर जल तो नवीकरणीय संसाधन है, हम इसका कितना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जल नवीकरणीय संसाधन तो है लेकिन इसका भी उपयोग सीमित है। क्योंकि मेरे पास क्या है, हम लोगों के पास पीने के लिए जो पानी उपलब्ध है वो सीमित है। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि असंख्य है या उसकी मात्रा असीमित है, ऐसा नहीं है। फिर देखिए, खनिज, अगर हम खनिज का उपयोग क्या करते हैं, एकदम पूरा एकदम धड़ल्ले से करना शुरू कर देते, क्या होगा, वो भी क्या होगा, आने वाले समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। तो याद रखेंगे, विकसित संसाधन किसको बोलते हैं? ऐसे संसाधन को बोलेंगे जिसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा, कि हम किस क्वालिटी की वस्तुओं का उपयोग कर पा रहे हैं, हमको किस क्वालिटी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे। ठीक है ना। अब देखिए, भंडारित संसाधन क्या होता है? भंडारित मतलब कि स्टोर है। ध्यान दीजिएगा, वे संसाधन जो पर्यावरण मौजूद है और मानवीय जरूरतों को पूरा भी कर रही है, परंतु वर्तमान में इन संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए उचित तकनीक या ज्ञान नहीं है। सोच लीजिए, पर्यावरण में उपस्थित है, हमको पता भी है कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका उपयोग कैसे करेंगे, लेकिन पता है हम लोगों के पास उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोगों को उसको निकालने के लिए पैसे नहीं है ना। तो क्या होता है आपका भंडारित संसाधन। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी ना, हमारे पास नए नए तकनीक होंगे, तो हम जो है ना उन भंडारित संसाधनों का उपयोग करेंगे। अब देखिए, यहां पे क्या कहता है, जल में मौजूद हाइड्रोजन। अब कहता है कि जल में मौजूद हाइड्रोजन भंडारित है, बोलेंगे बिल्कुल है। आपको पता है, हम सबको पता है कि जल जो होता है H2 + O2 से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको पता ये भी होगा कि हाइड्रोजन को क्या कहा गया है, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हम लोग, है ना। यानी ऐसा माना गया है कि जब जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, ठीक है ना, जब प्रकृति में जीवाश्म ईंधन की मात्रा घट जाएगी, उस समय ऊर्जा के रूप में यानी ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, हाइड्रोजन का ही उपयोग करेंगे। हमको ये पता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। ये होता है क्या आपका भंडारित संसाधन। उसी प्रकार से कुछ वन, सभी वन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ वन की बात कर रहे हैं। जैसे बहुत से आपको जंगल ऐसे मिलेंगे जहां पे क्या होती है, आपकी औषधीय पेड़ पौधे होते हैं, है ना। क्या हम लोग सभी औषधीय पेड़ पौधों का उपयोग कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं।
कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसका उपयोग हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम उन जंगलों से उन औषधीय पेड़ पौधों को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे और उनका उपयोग करेंगे। कब? जब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी बेहतर होगा, तब हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका भंडारी संसाधन। तो यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। देखिए संचित संसाधन क्या होता है। संचित आते हैं, कहता है वे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है तथा इनका उपयोग करने के लिए तकनीक भी उपलब्ध है, लेकिन जिन्हें अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है और भविष्य के लिए बचाकर रखा गया है। सोच लीजिए, यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध भी है, उसको प्राप्त करने की तकनीक भी हमको पता है, लेकिन जानते हैं अभी तक हम उन तकनीकों का पूरा उपयोग करके हम जो है ना उन संसाधनों को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किए हैं। हाँ, कुछ हद तक इस्तेमाल किए हैं, लेकिन पूरा इस्तेमाल नहीं किए हैं। ठीक है ना। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे, संचित, यानी कि स्टोर कर लिए हैं, बचा लिए हैं। यानी कि जैसे होता ना है, देखते होंगे ना बच्चन के अगर कोई चीज दीजिएगा ना तो इतना एकदम सुन खा के चाट के सुन, अगर एक टॉफी होता है इसे आधा काट के और आधे से पैकेट में रख लेगा, होता है ना। तो वही कहानी यहाँ पर है क्या, कि हम लोग जो है ना उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किए हैं। इस्तेमाल किए हैं लेकिन पूरा इस्तेमाल नहीं किए हैं। जैसे देखिए बांध में जमा जल या खनिज के भंडार। अब बताइए आपके इस पृथ्वी पर जितने खनिज के भंडार है, क्या आपने सभी खनिज भंडारों से खनिज निकाल लिया है? संभव नहीं है पॉसिबिलिटी? बिल्कुल नहीं है। क्या आप जितना बांध में पानी को जमा करते हैं, क्या सभी बांधों के पानी से हम जल विद्युत उत्पन्न किए हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वही कहता है इसमें कि हमारे पास संसाधन तो उपलब्ध है, उसको ज्ञात करने की तकनीक भी हमको पता है, लेकिन हम उन तकनीकों का उपयोग करके उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। ये क्या कहलाता है आपका संचित संसाधन। ये आपके क्या थे, याद रखेंगे, ये संसाधन जो आपके थे कौन कौन से, संभावी, विकसित, भंडारित, संचित और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है ना। तो याद रखेंगे यहां से परिभाषा भी पूछा जाता है। अगर प्रश्न बन जाए कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो फिर आपको परिभाषा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर देखिए यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके, संसाधनों के आर्थिक उपयोग के कारण पैदा होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है। अगर हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं ना, इससे समस्याएं भी पैदा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ संसाधन का उपयोग करेंगे ना तो उससे प्रकृति पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, तभी तक दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। आप कहेंगे विवेकपूर्ण उपयोग क्या होता है? जितना लिमिट है उतना ही तक। लेकिन आज तक कोई अपना जो है व्यक्ति उस लिमिट में कोई काम कर पाता है? नहीं, लिमिट क्रॉस कर जाता है। देखिए जैसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या समस्या आ सकती है। पहला बोलता है संसाधनों के अधिक उपयोग से संसाधनों में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। अगर हम संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, संसाधनों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर देखिए संसाधनों के अधिक उपयोग से प्राकृतिक संकट जैसे कि प्रदूषण, ओजोन अवक्षय हो सकता है, भूमि निम्नीकरण जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी याद रखेंगे संसाधन का जरूरत से ज्यादा उपयोग करेंगे तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ओजोन अवक्षय हो सकता है। याद कीजिए ओजोन अवक्षय कैसे होता है, ओजोन परत की मोटाई का कम होना। और पता आपको होगा कि ओजोन परत की मोटाई को कम होने में सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना। उसी प्रकार से भूमि निम्नीकरण देखते हैं, कहीं कहीं क्या होती है, जमीन धंस जाता है अंदर, है ना। जमीन क्या होता है आपका अंदर क्यों क्या होता है, धंस जाता है। तो उस तरह से क्या होता है आपका संसाधन का जरूरत से ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तीसरा समस्या क्या है, कहता है कि संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता से परेशानियां बढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो कि कोई व्यक्ति टोटली उसी पर डिपेंड हो गया कि नहीं हमको इसी पर डिपेंड रहना है, तो हो सकता है कि आने वाला समय में जब संसाधन की मात्रा घटेगी तो क्या होगा, जो व्यक्ति उस पर पूरा डिपेंड है उसके लिए क्या हो सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर देखिए
भावी पीढ़ियों के लिए क्या हो सकता है खतरा। अब कहेंगे भावी पीढ़ी के लिए खतरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम सब संसाधन को हम ही उपयोग कर जाएंगे तो क्या होगा, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो भावी पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी है, उसके लिए खतरा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। फिर देखिए कहता है इसमें पदार्थों की कीमत में वृद्धि। अच्छा, सबसे याद रखना, सबसे आपका इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझना है कि पदार्थों की कीमत में वृद्धि कैसे होगी। अच्छा मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, संसाधन का क्या है, उपयोग भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, अगर मार्केट में वस्तु का डिमांड बढ़ता है तो उसकी कीमत भी क्या होती है, अपने आप बढ़ जाती है ना। तो याद रखेंगे कि पदार्थों की कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि ये आपका क्या है, संसाधन के जितने डेफिनेशन थे वो मैंने आपको पूरा समझा दिया, और आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बात गई भी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।